हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। और जैसे कि आप लोगों को पता है, मैं अपने व्लॉग्स में आप लोगों के साथ किसी भी एक स्पेसिफिक कंट्री को डिस्कस करती हूँ कि उसकी डॉक्यूमेंटेशन कैसे होती है, उसका प्रोसेस कैसे होता है, वीज़ा कितने दिनों में आता है। और इसके अलावा अगर उस कंट्री का वीज़ा मैंने भी अवेल किया हो तो मैं आपके साथ डिस्कस करती हूँ कि मैंने किस तरीके से वो वीज़ा प्रोसेस किया था या फिर मैंने वो वीज़ा कैसे अवेल किया था। तो आज का मेरा टॉपिक है यूएस वीज़ा। लेकिन इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ कि हम लोग ना अपने माइंड में चीज़ें फिक्स कर लेते हैं कि हमने जो भी वीज़ा अप्लाई किया ना, ये बात तय होनी चाहिए कि हमें वीज़ा मिलेगा। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो वीज़ा ग्रांट करना होता है, जो भी हम अपनी फ़ाइल बनाते हैं, डॉक्यूमेंटेशन प्रेजेंट करते हैं एम्बेसी में, कॉन्सुलेट में, ये आगे वीज़ा ऑफिसर की डिस्क्रिप्शन होती है कि उसने वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं करना। तो इसलिए अगर तो आप लोगों को डर लगता है कि वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा, हमारे पैसे ज़ाया हो जाएंगे, हम पैसे नहीं ज़ाया करना चाहते, अगर हम पैसे लगाएं तो ये गारंटी होनी चाहिए कि वीज़ा मिले, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं होती। ये तो आपका प्रोफाइल, आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपकी बैंक स्टेटमेंट, ये सारी चीज़ें मिलकर आपको जब एम्बेसी में प्रेजेंट करती हैं तो आगे से उनका डिस्क्रिप्शन होता है कि उन्होंने आपको वीज़ा ग्रांट करना है या नहीं करना। तो अगर आपके अंदर ये हौसला नहीं है कि आपका वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाए तो फिर तो आप लोगों को वीज़े वाली तरफ नहीं जाना चाहिए। लेकिन अगर आप में पेशेंस है, हौसला है, एक दफ़ा रिफ्यूज़ हो गया दोबारा अप्लाई कर लेंगे। जब रिफ्यूज़ हो गया तो उसको अंडरस्टैंड करेंगे कि किस बेस पे रिफ्यूज़ हुआ, हमारी क्या चीज़ गलत हो गई, उसके ऊपर वर्कआउट करेंगे और दोबारा से जाके अपना वीज़ा अप्लाई करेंगे। तो और फिर इंशाल्लाह मुझे वीज़ा ग्रांट भी हो जाएगा, तो फिर उस सूरत में तो आप वीज़ाज़ की तरफ चल सकते हैं। एनीवेज, बैक टू द स्क्वेयर वन। और आज हम बात कर रहे हैं यूएस वीज़ा की। पहले मैं बात करती हूँ कि इसका प्रोसेस कैसे होता है और उसके बाद मैं बात करूँगी कि मेरा वीज़ा कैसे ग्रांट हुआ। यूएस की ऑफिशियल वेबसाइट पे आपने जाना है, वहाँ जाके इसका फॉर्म है D-160 फॉर विजिटर वीज़ा B1 B2 कैटेगरी का, आपने उसको फिल करना है। आपकी सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म में जाती है, जिसमें कि आपका, अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी एम्प्लॉयमेंट की सारी डिटेल्स जाती हैं, आपकी एजुकेशन की डिटेल्स जाती हैं, इसके अलावा आपकी फैमिली की डिटेल्स उसमें फिल होती हैं। इसके अलावा अगर आपने वहाँ किसी के पास स्टे करना है तो उसकी डिटेल्स ऐड करेंगे, और अगर आप होटल बुकिंग पे जा रहे हैं तो उसकी डिटेल्स ऐड करेंगे। इसके अलावा आपकी ट्रैवल हिस्ट्री, आपने किधर ट्रैवल किया हुआ है, और इसके अलावा वहाँ ट्रैवलिंग का आपका क्या प्लान है, किधर घूमना चाहते हैं। इसके अलावा अगर आपके पास स्पेसिफिक डेट्स हैं तो उसके ऊपर आप अप्लाई करेंगे, और अगर आपके पास स्पेसिफिक डेट्स नहीं हैं तो टेंटेटिव डेट्स के साथ आप उसको प्रोसेस कर सकते हैं। D-160 फॉर्म को आप कंप्लीट करते हैं, उसको चेक एंड रीचेक करें। ध्यान में कभी आ जाता है ये चीज़ नहीं लिखी या ये बताना ज़रूरी है। इसके अलावा सोशल मीडिया आपका बड़ा इम्पॉर्टेंट होता है इसके अंदर। आपकी फेसबुक, आपका इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक, जो भी आप करते हैं और जो भी आप वहाँ पे प्रेजेंट करना चाहते हैं, उसका लिंक आपने उसमें ऐड करना है। जब आपका ये सारा कंप्लीट हो गया डाटा, आपने D-160 की कंफर्मेशन कर दी, तो कंफर्मेशन के बाद आपने इसके दूसरे पोर्टल पे जाना होता है, वहाँ से जाके आपने इसकी अपनी अपॉइंटमेंट बुक करनी होती है। जब आप वहाँ पे जाते हैं, अपॉइंटमेंट का प्रोसेस स्टार्ट करते हैं, वो आपका डाटा मांगता है। डाटा कंप्लीट करने के बाद वो फिर आपको एक वाउचर या चालान इशू कर देता है, जो कि आपने अलाइड बैंक में सबमिट कराना होता है। वो ऑनलाइन भी हो जाता है और वो जाके आप बैंक के थ्रू भी पे कर सकते हैं। आजकल जो यूएस की फ़ीस चल रही है डॉलर्स में, इट्स $185, और अगर आप PKR की बात करें तो 55,500 पर पर्सन वो चार्ज करते हैं। आप उसकी पेमेंट करते हैं। सिस्टम 24 से 48 आवर्स लेता है अपडेट होने में, और उसके बाद आपका विंडो ओपन हो जाती है अपॉइंटमेंट की, और फिर आप वहाँ से अपनी अपॉइंटमेंट बुक कर लेते हैं। और अभी अपॉइंटमेंट्स आपको मिलेंगी 2025, जून जुलाई 2025 तक की आपको अपॉइंटमेंट्स मिलेंगी। और उसके बाद आप अपना वेट करते हैं, और जब आपका इंटरव्यू कॉल, जो आपकी डेट ऑफ अपॉइंटमेंट है, उस पर आपने जाके अपना इंटरव्यू देना होता है। और जब आपने इंटरव्यू के लिए जाना है तो आपके पास आपका D-160 की कंफर्मेशन होनी चाहिए, और आपका ओरिजिनल पासपोर्ट, प्रीवियस पासपोर्ट, आपके ID कार्ड ओरिजिनल आपके साथ होना चाहिए। इसके अलावा आपकी अपॉइंटमेंट लेटर, इसके अलावा D-160 की कंफर्मेशन लेटर, इसके अलावा अगर आपने होटल बुकिंग की है तो आपकी होटल बुकिंग, और
अदर देन दैट तो कोई डॉक्यूमेंट साथ लेके जाने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन आप अपनी बैंक स्टेटमेंट और अपना एफआरसी साथ रख सकते हैं अगर वो मांगे। लेकिन अगर वो कोई एडिशनल डॉक्यूमेंट मांगते हैं तो फिर वो तो आप प्रोवाइड करते ही करते हैं। ये एम्बेसी जाने के लिए बस इतने डॉक्यूमेंट्स आपके लिए काफ़ी हैं। इसके अलावा वो कुछ मांगते भी नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट वो रिक्वायर नहीं करते। लेकिन ये जो D-160 आपने फिल करना होता है, ये आपने एक दफ़ा सोचें, 2 दफ़ा सोचें, 4 दफ़ा सोचें, लेकिन बहुत सोच समझ के फिल करना होता है। क्योंकि जब भी आप D-160 दोबारा जब कभी वीज़ा सॉरी आपने जब भी D-160 फॉर्म फिल करना है तो इसको बहुत ही सोच समझ के फिल करना है। क्योंकि जब इसका रिन्यूअल भी होगा तो आपके पास आपका प्रीवियस डाटा होना चाहिए। और ये बहुत सारे लोगों के साथ मसला होता है कि वो खुद से नहीं अप्लाई करते, अप्लाई करवाते हैं जाके, और जब अप्लाई करवाते हैं फिर डाटा मिस हो जाता है, फिर आपके पास डाटा नहीं होता, फिर समझ नहीं आती क्या करना है क्या नहीं करना, लेकिन उनके रिकॉर्ड में सारी चीज़ें चली जाती हैं। तो कोशिश करनी चाहिए कि खुद बैठ के अपनी चीज़ों को देखें। आपके पास आपका सारा एविडेंस होना चाहिए ताकि आने वाले टाइम में भी आपके लिए प्रॉब्लम ना हो। और अगर आप यूएस मूव करके भी कोई प्रोसेस चेंज करना चाहते हैं, कुछ भी करना चाहते हैं, तो उनके पास रिकॉर्ड में आपका D-160 लाजमी होता है। और इसके बाद आप अपना इंटरव्यू पे प्रेजेंट होते हैं, इंटरव्यू क्लियर करते हैं तो वीज़ा ग्रांट हो जाता है। और अगर वो रिफ्यूज़ कर देते हैं तो आप वापस आ जाते हैं और आप आके दोबारा से वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। ये हो गया यूएस का प्रोसेस। हम लोगों ने क्योंकि अपने माइंड के अंदर यूएस को बहुत एक रखा होता है कि ये सबसे बड़ा वीज़ा और बहुत मुश्किल वीज़ा, और वीज़ा कैसे मिलेगा और हम क्या करें कि हमें वीज़ा मिल जाए। ऑल दो सबकी ये ख्वाहिश होती है कि उसको यूएस का वीज़ा मिले। तो अपने माइंड को थोड़ा सा रिलैक्स रखें, बाकी सारे वीज़ास की तरह यूएस को अपने ऊपर हावी ना होने दें। और देखिए, अगर आपकी ट्रैवल हिस्ट्री अच्छी है, आपकी बैंक स्टेटमेंट अच्छी है, और सबसे बड़ी बात कि आपने कभी भी कोई भी वीज़ा प्रोसेस करते हुए झूठ नहीं बोलना। वो चाहे आप यूएस का वीज़ा अप्लाई करें, वो आप थाईलैंड का वीज़ा अप्लाई करें, वो आप इंग्लैंड का वीज़ा अप्लाई करें, वो आप कनाडा का वीज़ा अप्लाई करें, कभी भी आपने झूठ नहीं बोलना। क्योंकि ये जो झूठ होता है ना, ये जब आप दूसरी दफ़ा लिखते हैं ना, फिर आप उसमें कुछ चेंज कर देते हैं, तीसरी दफ़ा लिखते हैं फिर उसके अंदर आप कुछ चेंज कर देते हैं। तो आपने कभी भी झूठ बोल के नहीं वीज़ा प्रोसेस करना। जितना आप सिंपल, सादा और टू द पॉइंट बात करेंगे और सच बोलेंगे, उतने ज़्यादा चांसेस होते हैं आपके वीज़ा ग्रांट। जो है ना, वो सेम इसी तरह से प्रोसेस किया था। D-160 फिल किया था, पेमेंट सबमिट करवाई थी, अपॉइंटमेंट ली थी, और फिर अपॉइंटमेंट पर मैं अपने कॉन्सुलेट चली गई थी। लेकिन मैं अब मेरे जो क्वेश्चन आंसर्स हैं ना, मैं उनको बहुत ज़्यादा डिस्क्लोज नहीं करूँगी। मैं एक ओवरऑल व्यू दे दूँगी आपको। हर किसी के क्वेश्चन जो होते हैं ना, वो उसकी प्रोफाइल के अकॉर्डिंगली डिफरेंट होते हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि मुझे इसको डिस्क्लोज नहीं करना चाहिए, लेकिन एक जनरल व्यू देना चाहिए ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि वो कैसे क्वेश्चंस करते हैं। तो उन्होंने सारे मेरे से रिलेटेड क्वेश्चन किए। मैंने ट्रैवल कब करना है, मैं ट्रैवल किधर किया हुआ है, मैंने किधर जाके रहना है, और मैं कहाँ से आई हूँ, और मैं वापस कब आऊँ। ठीक है, तो मेरे से कोई बहुत डिफ़िकल्ट क्वेश्चन नहीं किया गया, बहुत मुश्किल सवाल नहीं किया गया। और मेरी क्योंकि प्रोफाइल और ट्रैवल हिस्ट्री उनके सामने थी, और जब वो मेरे से वीज़ा ऑफिसर बात कर रही थी तो वो साथ साथ उसको एंटर भी कर रही थी। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि सारा मेरा डाटा जो है वो उनके सामने ओपन है, जिसके अकॉर्डिंगली वो मेरे से क्वेश्चन आंसर कर रही है। और उसके बाद ये जितना सारा प्रोसेस हुआ है, अच्छा ये भी मैं बताऊं कि मैं फ़र्स्ट एप्लीकेंट थी वहाँ पे, बिल्कुल पहली एप्लीकेंट मैं थी। मेरा इंटरव्यू था और मुझे लग रहा था कि पता नहीं क्या हो जाएगा, और मुझे समझ नहीं आ रही थी उस वक़्त। और जब मेरी टर्न आई, जैसे ही विंडो ओपन हुई और उन्होंने मुझे बुलाया, और जैसे मेरी टर्न आई, बमुश्किल 1 से 1.5 मिनट का टाइम लगा होगा इस सारे प्रोसेस को मेरे जाके खड़े होने में, उनके साथ हेलो हाय करने में, इंटरव्यू स्टार्ट करने में। और मैंने अपना इंटरव्यू इंग्लिश में दिया था। और इसके अलावा जब उन्होंने मुझे अप्रूवल का लेटर दिया, अच्छा जब वो ये सारा ये प्रोसेस हो रहा था मेरे से क्वेश्चन आंसर का, तो अभी मुझे लग रहा था कि मेरा इंटरव्यू भी लंबा चलेगा, इट विल टेक लाइक 3 मिनट्स मुझे लगता था कि मुझे लगेंगे। लेकिन जैसे ही उसने मुझे अप्रूवल का पेपर दिया तो मैं बिल्कुल एक शॉक्ड स्टेट में थी कि ये मेरे साथ क्या हुआ, वाकई हो गया। जिस तरह इंसान का एक बड़ा ड्रीम जो होता है वो ट्रू हो जाता है, और मैं बिल्कुल इस तरह से हो गई कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था उस वक़्त। और मैं इतनी
इतनी एक्साइटेड हो गई 1-2 सेकंड्स के बाद कि मैं आपको बता नहीं सकती। बहुत मैं एक्साइटेड हो गई थी, क्योंकि मैंने अपने लिए ये सारी अचीवमेंट जो है ना एक टाइम लगा के की है, और उसके लिए हर चीज़ को मेंटेन करना, फिर ट्रैवल करना, फिर साथ साथ सारी चीज़ें लेकर चलना। तो लेकिन यूएस जो है वो एक इंटरव्यू बेस्ड है, तो वो मेरे लिए एक अलग तरह की खुशी थी कि मैंने इंटरव्यू भी क्लियर कर लिया। और उसके बाद जब मैं आई तो नेक्स्ट वीक, उससे नेक्स्ट वीक जो है वो मेरे पास पासपोर्ट कलेक्शन के लिए आ गया। तो कहने की बात ये है कि अगर आप भी अपने ऊपर थोड़ा सा वर्कआउट करें, अपने डॉक्यूमेंटेशन को प्रॉपर रखें और स्टेप बाय स्टेप वीज़ास को करें। और यहाँ पे मैं आपको एक छोटी सी बात बताऊँ, मैंने थोड़ी सी 1-1.5 साल की प्लानिंग की थी कि मैंने अभी किस कंट्री विज़िट करना है, इसके बाद मैं यूके अप्लाई करूँगी, और मैंने ये सोचा था कि मैं यूके के बाद ही यूएसए अप्लाई करूँगी, क्योंकि पहले मेरे पास ऑस्ट्रेलिया का वीज़ा था, इसके अलावा मेरे पास और छोटे छोटे कंट्रीज़ के वीज़ास थे। ये मैं बड़े कंट्रीज़ की बात कर रही हूँ, और छोटे छोटे कंट्रीज़ के वीज़ास थे। तो फिर मुझे ये था कि मेरे पास ऑस्ट्रेलिया मैंने ट्रैवल कर लिया और मैंने यूके भी ट्रैवल कर लिया, अब मैं यूएसए अप्लाई करूँगी। मैंने अपने लिए एक ट्रैवल प्लान बनाया था कि मैंने स्टेप बाय स्टेप चलना है, एक ये करेंगे, एक ये करेंगे, ये करेंगे, और उसके बाद नेक्स्ट देखेंगे कि कौन सा अप्लाई करना है। तो मुझे इस पूरे प्रोसेस को करते हुए भी तकरीबन 2 साल का अरसा लगा यहाँ तक पहुँचने के लिए। तो 2 तो नहीं, लेकिन 1.5 साल का अरसा लगा हर चीज़ को करते हुए। ऐसा नहीं है कि मेरे लिए हर चीज़ बहुत आसान थी और मैंने सारा कुछ जो है वह 1 मिनट में कर लिया और सब कुछ 1 मिनट में हो के मेरा वीज़ा प्रोसेस हो गया। ऐसा नहीं है, मैंने भी पढ़ा, मैंने भी देखा, ढूंढा, सर्च किया, वर्कआउट किया उसके ऊपर, कहाँ गलती हो सकती है, कहाँ से अपने आप को सिक्योर कर सकती हूँ। और ये मैं ओवरऑल वीज़ास की बात कर रही हूँ। इंटरव्यू में तो आपको पता ही नहीं होता कि आपके सामने क्या क्वेश्चन आएंगे, लेकिन जो भी क्वेश्चन होते हैं वो आपके D160 से ही वो आपसे क्वेश्चन करते हैं। ये मेरी एक सक्सेस स्टोरी है यूएस वीज़ा की, और आई होप मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी है तो आपने इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी करना है, मेरी वीडियो पे कमेंट भी करना है। और मैं आप सब लोगों के लिए दुआ करूँगी जो यूएस को अप्लाई कर रहा है कि अल्लाह मियां आप सबको भी वीज़ा ग्रांट करें, लेकिन थोड़ा सा सोच समझ के अगर आप वीज़ा प्रोसेस करेंगे तो इंशाल्लाह आप लोगों को भी वीज़ा ज़रूर मिलेगा। अभी क्योंकि यूएस में इलेक्शन आने वाले हैं, तो इलेक्शन के बाद मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी सी रेशो नीचे आ जाएगी, और इलेक्शन से पहले जो है ना वो आपको एक अच्छा चांस मिल सकता है वीज़ा प्रोसेस करने का। दिस इज़ अ टिप, ये मेरी एक अपनी एक सोच है जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। और थैंक यू सो मच।